हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसे पूरे मेहनत के साथ उस तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहले आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद इसलिए कि हमारा जो चैनल है संकल्प क्लासेस, उस पर 50 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर, लोगों के चैनल पर तो लाखों में सब्सक्राइबर हैं, आप 50 सब्सक्राइबर में भी खुश हो रहे हैं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसे पाकर के आप खुश हो सकते हैं। खुशी हमारे मस्तिष्क में होता है, खुशी हमारे सोच में होता है। अगर आपकी सोच अच्छी है, तो आप छोटे-छोटे चीज़ों से भी खुश हो सकते हैं और अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है, तो आप बड़े से बड़े अचीवमेंट हासिल करके भी दुखी रह सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, ये 50, 100, 500, 1000 ये एक नंबर नहीं है, ये एक माइलस्टोन होता है। जब भी बात होती है तो क्या बात होती है? टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100। तो ये एक नंबर नहीं है, ये एक माइलस्टोन है जो हमारे चैनल ने अचीव किया है। तीसरा, हो सकता है मेरा वीडियो चल जाए, बहुत सारे सब्सक्राइबर आ जाए, या वो चैनल जिन पर अभी लाखों सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उन्होंने भी शुरुआत 50 सब्सक्राइबर, 10 सब्सक्राइबर, 100 सब्सक्राइबर से ही किया होगा। उन्हें भी इस दौर से गुजरना होगा जिनके चैनल पर आज इतने सारे सब्सक्राइबर हैं। फिर आगे वो मेहनत किए होंगे, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएँ और उनको लोगों ने पसंद किया और आज उनके पास इतने सब्सक्राइबर हैं। तो इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप लोगों ने हम पे भरोसा किया, मेरे कहने पर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। बिना जानते हुए, बिना पहचानते हुए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं बहुत ही खुशनुमा इंसान हूँ। मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करता हूँ, छोटी-छोटी चीज़ों में अपनी खुशियों को ढूँढता हूँ। इसीलिए शायद जीवन में जो कुछ भी हूँ, वो हूँ। तो चलिए, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो जो शुरू करते हैं, तो अभी हम लोग प्राचीन भारत के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पहली वीडियो में सिंधु सभ्यता के खोज से संबंधित तथ्यों को पढ़ लिया है, उसके विस्तार को पढ़ लिया है, उसकी स्थिति को पढ़ लिया है और सिंधु घाटी के खुदाई में मिलने वाले प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम उन स्थलों से मिले प्राप्त साक्ष्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज बाकी के बचे स्थलों से मिलने वाले साक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल के बाद अगला शहर के बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो कालीबंगा से मिलने वाले साक्ष्यों के बारे में मिलने हैं। तो चलिए देखते हैं कि कालीबंगा से क्या क्या चीज़ मिला है। तो कालीबंगा से हल से जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। इसके बाद वहाँ से एक अग्नि कुंड मिला है। काले रंग की मिट्टी तथा कांच की चूड़ियां प्राप्त हुई है और इसी के नाम पर इसका नाम कालीबंगा या कालीबंगन रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक साथ दो फसलों को बोए जाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। वर्तमान समय में भी हम लोग देखते हैं कि कई सारी फसलें होती हैं जो दो फसलों को एक साथ बोया जाता है। अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि जब गेहूं की बुआई होती है तो साथ में सरसों भी बो दिया जाता है, या जब धान की बुआई रोपाई होती है और जब धान कटने के सिचुएशन में होते हैं तो उनके साथ कई सारे फसलों को लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी खेती का ये प्रचलन था कि एक साथ दो फसलों की बुआई की जाती थी और जिसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन से मिला है। इसके अलावा यहाँ से भूकंप आने के
साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जिससे ये मालूम चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जब ये अपनी विकसित अवस्था में थी, तो भूकंप भी आया हुआ था। इसके अलावा यहाँ से मिट्टी के संख की प्राप्ति हुई है। दूसरा जो शहर जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका नाम था चंदहोद्रो। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ से क्या-क्या मिले। तो यहाँ से मनका बनाने की कारखाना प्राप्त हुई है, और इससे पहले हम लोथल में भी देख चुके हैं कि वहाँ से भी मनका बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत 2 शहर था, जहाँ पर मनका बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर वक्राकार ईंटों की ईंट मिला है। तीसरा जो यहाँ से साक्ष्य मिला हुआ है, एक आकृति मिली है, जिससे ये जिसको देखने पर ये लगता है कि कोई कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है, और उस आकृति में बिल्ली का और कुत्ते का पंजा मिला है। इसके अलावा चनहोद्रो एक ऐसा शहर था, ऐसा नगर था, जहाँ दुर्ग नहीं देखने को मिला है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सिंधु घाटी का जो शहर होता था, उस शहर के चारों ओर एक दुर्ग बनाया जाता था शहर के सुरक्षा के लिए, जो चारों ओर 4 दीवारें से ढकी होती थी, और मुख्य द्वार पर एक गेट लगा होता था, जो बाहरी आक्रमण या बाहरी लोगों से सिंधु घाटी के शहरों की सुरक्षा करता था। लेकिन चनहोदरो एकमात्र शहर ऐसा था जहाँ ये दुर्ग नहीं पाया गया है, इसके खुदाई से दुर्ग नहीं मिला है। अगला जो शहर है वो है बनावली। और तो हम लोग देखते हैं कि बनावली से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई। तो यहाँ से मिट्टी के बने हुए हल की आकृति मिली है, और अर्धवृत्ताकार अग्निकुंड मिला है। अर्धवृत्ताकार मतलब वृत्त का आधा, आधे शेप में, अगर मान लीजिए इस शेप के अग्निकुंड की प्राप्ति हुई है, जिसके आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोग अग्नि पूजा करते थे, आग की पूजा करते थे। उसके अलावा अगला जो शहर है रोपर, यहाँ से क्या चीज मिला है? तो यहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। यहाँ से जो शवों की खोज की गई है, तो उसमें मनुष्य के साथ साथ कुत्ते के शव भी पाए गए हैं, जिसके आधार पर यह कहा जाता है या अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे, वो पशुओं से बहुत अधिक प्रेम करते थे, और जब मालिक की मृत्यु हो जाती थी, तो उसके साथ कुत्तों को भी दफना दिया जाता था। उसके अलावा सिंधु घाटी से बहुत सारे मोहरें प्राप्त हुई हैं, और उन मोहरों को जब रिसर्च किया गया, शोध किया गया, तो उनमें से अधिकतर मोहरे जो है वो सेल खरी के बने हुए थे, और इसके साक्ष्य की प्राप्ति जो हुई है वो रोपर से हुई है। अगला शहर हम देखते हैं, वो है धौलावीरा। धौलावीरा से जो प्रमुख साक्ष्य मिले हैं वो है विशाल जलाशय, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जल प्रबंधन की एक उचित व्यवस्था थी, और इसके अंतर्गत जब बारिश का मौसम होता था, तो बड़े बड़े जलाशयों में जल को एकत्रित कर लिया जाता था, और उसे सिंचाई या अन्य कामों में उसका इस्तेमाल किया जाता था। और इसी को देख के ये पता चलता है कि यहाँ पर एक उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था थी। इसके अलावा यहाँ से क्रीड़ागार भी मिला है। क्रीड़ागार का साधारण मतलब होता है खेलने की जगह, जहाँ लोग बैठकर खेला करते थे। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग खेल कूद में भी काफी आगे थे। ठीक है, अगला जो शहर मिला है वो शहर सुतकोदता के बारे में हम लोग देखेंगे, और यहाँ से मिलने वाले जो साक्ष्य है वो सबसे महत्वपूर्ण सा घोड़े की हड्डियाँ। सुतकोदता से घोड़े के हड्डियाँ प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग छोटे पैमाने पर ही सही, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में मिला है, लेकिन अपने अपने कामों को पूरा करने के लिए घोड़े का इस्तेमाल किया करते थे, और ये घोड़े पाला भी करते थे। इसके अलावा यहाँ से जो कब्र मिली है, उसमें एक विशेषता देखने को मिली है कि कब्र के ऊपर पत्थर रखे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ से शिला से ढकी कब्र की प्राप्ति हुई है। अगला और अंतिम जो शहर है वो है दैमाबाद।
और दैमाबाद से जो प्रमुख साक्ष्य मिले हैं उसमें से एक है रथ चलाते हुए आदमी की आकृति। यहाँ से एक ऐसे फोटो की प्राप्ति हुई है, आकृति की प्राप्ति हुई है, जिससे लगता है कि कोई व्यक्ति रथ को चला रहा है। इसके अलावा यहाँ से कुछ शव की प्राप्ति हुई है जो युवाओं के शव माना गया है। उसके जांच करने के उपरांत पता चला कि ये किसी युवा व्यक्ति का शव है। और तीसरा इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो हमने विस्तार के दौरान सिंधु घाटी की सभ्यता के विस्तार कहाँ से कहाँ तक है उसके दौरान, उस दौरान भी हम आप लोगों को बताए थे कि यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल था। इसके दक्षिण में हड़प्पा सभ्यता का विकास नहीं था। इसका अंतिम बिंदु जो दक्षिण की दिशा में था वो दैमाबाद ही था, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। तो हम लोगों ने देख लिया सारे शहरों के बारे में, वहाँ से मिलने वाले प्रमुख साक्ष्यों के बारे में। अब हम थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक व्यवस्था को भी देख लेते हैं और इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8210062254। देखिए, ये चैनल बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को गेन कर लेना। वो एक बहुत छोटा उद्देश्य है। इस चैनल का मेन उद्देश्य है हमारे पास जो जानकारी है वो आप लोगों तक पहुंचाना। तो इसके लिए हमें जिस माध्यम से होगा हम आप लोगों को मदद करते रहेंगे। बाकी लाइक, सब्सक्राइब, व्यूज ये तो आते रहेंगे। महत्वपूर्ण ये है कि हमारा जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाते हुए थोड़ा सा इसकी सामाजिक व्यवस्था को देख लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता की अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो सिंधु सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके खुदाई के दौरान जितने भी स्थल मिले हैं उस सब में वो विशेषता देखी गई है जो एक नगरों की होनी चाहिए। और ये भी देखा गया है कि इस सभ्यता के ज़्यादातर लोग जो है वो नगरों में निवास करते हैं। तो इस आधार पर कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता के नगरों को काफ़ी सुनियोजित और सुव्यवस्थित ढंग से बसाया गया था। और इन नगरों को बसाने के लिए जिस पद्धति का इस्तेमाल किया गया था उस पद्धति को ग्रिड पद्धति कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता को किस पद्धति के आधार पर बसाया गया था, किस पद्धति के अनुसार बसाया गया था, तो वो हो जाएगा ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर होते थे उनका दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ ना खुल के पीछे की तरफ खुलती थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये मेन सड़क है, तो अभी जो ज़्यादातर घर हमें देखने को मिलता है उसका दरवाजा मेन सड़क की तरफ होता है। लोग अपना दरवाजा मेन सड़क की तरफ रखता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग अपने घरों के दरवाजे पीछे की तरफ रखते थे और इधर से भी एक सड़क निकलती थी जो मेन रोड से आके मिलती थी। इसके अलावे यहाँ पर जल के निकासी का भी बहुत ही उत्तम व्यवस्था था। हर घर से एक नालियाँ निकलती थी जो ये इस सड़क के किनारे किनारे बने नालियों से
मुख्य सड़क पर बने नालियों से मिलती थी और वो नाली उस जल को बाहर शहर से बाहर जाके विस्थापित कर देती थी, विसर्जित कर देती थी। तो इन सब चीज़ों को देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कि शहरों का जो विकास हुआ था या उसे जो बसाया गया था, वो काफ़ी सुनियोजित और सुव्यवस्थित ढंग से बसाया गया था। और इन सभ्यता को बसाने वाले लोग जो थे, वो माना जाता है कि द्रविड़ मूल के लोगों के द्वारा इन सभ्यता को बसाया गया था। चलिए, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब अगर हम इसके समाज के बारे में बात करें कि इसका समाज कैसा था, तो इनके समाज के बारे में कहा जाता है समाज में व्यापारिक या व्यापारी वर्ग का शासन था। यानी कि समाज जो था, उस समाज का जो मुख्य पद होता था, समाज के जो मुख्य व्यक्ति होते थे, मुख्य व्यक्ति होते थे, वो व्यापारिक वर्ग के लोग ही होते थे। ठीक है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का शहर का जो निर्माण किया गया था, वो दो तरीके से किया गया था। एक निचले हिस्से में होता था और एक ऊपरी हिस्सा में होता था। ऊपरी हिस्सा का जो शहर था, उसकी जो बनावट थी, वो निचले हिस्से में स्थित शहरों से अच्छी होती थी, उन्नत किस्म की होती थी। तो ऐसे सिंधु सभ्यता से संबंधित ऐसे कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि समाज में अलग अलग वर्ग होते थे और समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। लेकिन इन शहरों के बनावट के अनुसार ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाज में दो वर्ग होते थे। एक जो व्यापारी वर्ग होते थे या धनी वर्ग, उच्च वर्ग होते थे, और एक जो काश्तकार वर्ग होते थे, मजदूर श्रेणी के वर्ग होते थे, कृषक लोग होते थे। ठीक है। इसके अलावे हम यहाँ के लोगों की कुछ और विशेषताओं को देखते हैं। तो यहाँ के लोग वस्त्र यहाँ के लोग वस्त्र जो पहनते थे, वो अधिकतर सूती वस्त्र हुआ करते थे। सूती वस्त्रों का पहनने के लिए इस्तेमाल करते थे। इन लोगों के भोजन का जो प्रमुख अन्न होता था, वो गेहूं और जौ होता था। यानी कि ये लोग गेहूं और जौ को खाने में इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा इन लोगों का जो प्रसिद्ध खेल था, सबसे पसंदीदा खेल था, वो था पासा। पासा खेलना। ठीक है। इसके अलावा ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है। तो ये कुछ विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की थी, वहाँ के सामाजिक समाज के लोगों को थी। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की के जो शहर है उसकी बनावट की बात करें और उसकी तुलना अगर आज के शहरों से करें, तो किसी भी मायने में सिंधु सभ्यता का जो शहर था, वो आधुनिक शहर से कम नहीं था। जबकि उस समय इतने इंजीनियरिंग का विकास नहीं हुआ था, इतने साइंटिफिक चीज़ों का विकास नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अद्भुत ज्ञान का प्रदर्शन किया था शहरों को बसाने के लिए। तो आप लोगों को सिंधु घाटी से संबंधित
जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य एग्ज़ाम में आ सकते हैं या अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो हमने अपने वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अगला वीडियो जो आएगा वो वैदिक सभ्यता से संबंधित आएगा। इससे पहले हम कल या परसों एक और वीडियो लाए हैं, जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे गए ऑब्जेक्टिव विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव जो बनते हैं, उसका मैं एक बार आप लोगों को बताऊँगा, उन प्रश्नों को लाऊँगा और उन प्रश्नों को आप लोगों को लिखवा दूँगा। इसके बाद अगला जो, क्योंकि सिंधु घाटी के सभ्यता के बाद भारत में जो दूसरी सभ्यता विकसित हुई, वो वैदिक सभ्यता थी। हम लोग इसके बाद वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। एक बार फिर से आप लोगों को 50 सब्सक्राइबर तक पहुँचाने के लिए अगला जो हमारा टारगेट है, वो 100 सब्सक्राइबर है, सब 100 सब्सक्राइबर का है और हमें आशा ही नहीं, पूरा उम्मीद है कि अगर आप लोगों का साथ रहे, हम जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर को भी पूरा कर लेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।